बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं, छुट्टियां खत्म हो गई हैं पंजाब भर में। मौज मस्तियां खत्म हो गई हैं बच्चों की। मौज मस्तियां माँ बाप की भी, वालिदैन की भी और बच्चों की भी। अफवाह भी फैल गई थी ना, पंजाब के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जी एक हफ्ता की और इसको एक्सटेंड किया गया है, लेकिन वो तमाम तर जो अफवाहें थी वो झूठी साबित हुई हैं और फाइनली तमाम सरकारी और निजी स्कूल मौसम सरमा की तातीलात के बाद आज से पंजाब भर में खुल गए हैं जनाब। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करें तो जब गवर्नमेंट आपको छुट्टियां देती है कि बच्चे सर्दी की शिद्दत से बच सकें, बीमार ना हों, घरों पर महदूद रहें, उन्हीं छुट्टियों का फायदा उठाते हुए वालिदैन मरी, कश्मीर, गिलगित, नारायण का गान पहुंच जाते हैं। बच्चे कहाँ जीने देते हैं आपको। लेकिन एक चीज है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। हम देखते हैं कि ठंड का इंतज़ार होता रहता है, छुट्टियां हो जाती हैं, ठंड नहीं आती, और जब ठंड आ जाती है तो छुट्टियां उनकी ख़त्म हो जाती हैं। शदीद सर्दी के अंदर बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा, तो एहतियात कीजिए, गर्म कपड़े पहनाइए। और ये रूल पहले ही पास किया जा चुका है, अहकाम जारी हो चुके हैं कि किसी भी रंग का स्वेटर या ग्लव्स या कैप आप अपने बच्चों को पंजाब भर में पहना सकते हैं। उसके ऊपर स्कूल को एतराज़ नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि यूनिफॉर्म तो आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर सर्दी की शिद्दत ज़्यादा है तो आप किसी भी कलर के ग्लव्स या स्वेटर पहन सकते हैं, ओवरकोट पहन सकते हैं। तो इसलिए आपको बच्चों को महफूज, बच्चों को कवर रखिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चे एक बार बीमार हो जाए तो वो ठीक होने का नाम नहीं लेते हैं। तो इन सर्दियों में अपने बच्चों को महफूज रखना है, क्योंकि आज से स्कूल तो खुल चुके हैं। हम अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब आते हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। और कितना ये आज का फैसला जो असरअंदाज होगा पीटीआई वालों के ऊपर, और क्योंकि इसकी 3 तारीखें आ चुकी हैं। 18 दिसंबर थी, 23 दिसंबर थी, लेकिन फिर 6 जनवरी को भी ये फैसला नहीं आया। 18 दिसंबर को फैसला 13 की डेट दे दी गई है, तो आज फैसला होना मुतवक्के है। देखते हैं कि आज फैसला होता है, क्या फैसला आता है। जी हाँ, इसके बाद बात होगी कार्बन डाइऑक्साइड की मिलावट वाली एलपीजी के खिलाफ पंजाब सिंध में ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। बहुत से नुकसानात हैं। एक तो महंगी एलपीजी है, फिर उसके अंदर अगर मिलावट होगी तो गैस सिलेंडर्स जो फटने का मामला है उससे कई कीमती जानें ज़ाया होने के खदशात मज़ीद बढ़ गए हैं। तो ये मामला क्या है, इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन हो सकता है, इस पर बात होगी। और फिर बात होगी कि कम उम्री की शादी मुस्तकबिल की नस्लों की बर्बादी है। तो पाकिस्तान में अब तक कम उम्री की शादियों का रिवाज क्यों रहा है, ये बहुत अहम मामला है जिस पर पहले भी बात होती रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि धुंध के दिनों में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की हिदायत पर अमल कैसे किया जाए और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। किस तरह से आपने मोटरवेज पर सफ़र को यकीनी बनाना है कि आप सेफ सफ़र कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। और साथ ही साथ आपको सितारों की रोशनी में ये हफ्ता कैसा रहेगा ये भी बताएंगे, क्योंकि सब लोग मुंतज़िर होते हैं सितारों का अहवाल जानने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद होंगे माहिरीन, ताकि आपको हम बता सकें कि ये हफ्ता किस सितारे का कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आज के फैसले की। बिल्कुल, हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात आगे बढ़ने की राह हमवार हो गई है। मुज़ाकराती कमेटी और अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से फाइनली मुलाकात हो गई है, जिसका बड़ा इंतजार था, क्योंकि गो हेड मिलना था, ग्रीन सिग्नल मिलना था बानी पीटीआई की तरफ से कि क्या ड्राफ्ट की सूरत में ये मुतालबात दिए जाएं या फिर ज़ुबानी कलामी, क्योंकि इसके ऊपर एतराज़ था हुकूमत को। तो वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर चेयरमैन जो बानी चेयरमैन हैं उनसे 1 घंटा उनकी अलग मुलाकात हुई। फिर मुज़ाकराती कमेटी भी मुलाकात अडियाला जेल में उनसे कर चुकी है। बिल्कुल जी, उमर अयूब थे इसमें, असद कैसर थे, हामिद रज़ा, नासिर अब्बास शामिल थे इस मुज़ाकराती कमेटी में। और हुकूमत ने स्पीकर के पैगाम के बाद कमेटी की मुलाकात का एहतमाम किया था, जो कि फाइनली अब मीटिंग तो हो चुकी है। और देखते हैं कि इस मीटिंग के बाद अब क्या फैसला पीटीआई करती है। हमारे साथ मौजूद हैं फरदौस शमीम नकवी साहब, रहनुमा पीटीआई हैं। वेलकम टू शो कहेंगे फरदौस शमीम साहब आपको। फरदौस शमीम नकवी साहब, अगर हम देखें तो इसी चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था कि पहले बानी पीटीआई से मिला जाएगा, इमरान खान साहब फिर कोई लाए अमल देंगे, फिर वो बताएंगे कि क्या रिटर्न में देना है या नहीं देना है। अब क्या फैसला हुआ है? खान साहब के साथ मुलाकात तो हो चुकी, मुज़ाकराती कमेटी की भी और अली अमीन गंडापुर साहब की भी। देखिए, पहली चीज़ तो है हमारी पार्टी में मशावरती अमल है। मशावरती अमल में अगर कायद शामिल ना हो पार्टी का तो वो कैसे मुमकिन है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इमरान खान साहब अपनी कायदाना सलाहियतों की बुनियाद पर इस वक्त इस जगह पर है। मैं कैसे मुस्तकबिल के फैसले कर लूं जबकि उसमें बड़े सवालात हों, और अगर
इमरान खान फैसला खुद भी कर रहे हैं तो उनके जहन में भी बहुत सारे सवालात हैं जो वो अपनी की लीडरशिप से करना चाहेंगे। तो ये एक कॉमन सेंस वाली बात थी कि जिसको होना चाहिए अगर गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट सीरियस थी नेगोशिएशंस के बारे में। It is not possible for us to take any decision without having the chairman on board, and I don't think so कि चेयरमैन के ये चाहेंगे कि वो कोई फैसला करे बगैर मशावरत किए हुए अपनी की लीडरशिप के साथ। इसलिए ये मुतालबा था, ये मुतालबा पहले क्यों नहीं पूरा हुआ, ये पाकिस्तान के अवाम को सोचना है। अयाज सादिक और हुकूमत नहीं पूरा करा सकी ये मुलाकात। चले फाइनली फिरदौस साहब, मुलाकात तो हो गई, ये खुशाइंद है। जुमला ले लीजिए, इसीलिए हमेशा कहते थे कि नेगोशिएशन उससे होनी चाहिए जो इख्तिदार में हो। इख्तिदार में होने का सबूत ये हो कि वो फैसले कर सके और फैसले पे अमल दरामद करा सके। तो अब हो गई है मुलाकात और हम देखते हैं कि हमारे, देखिए, बुनियादी इंसानी हकूक के मामले हैं सबसे ज्यादा। पाकिस्तान में जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 9 मई के बाद हुआ उसमें इंसानी हकूक की पामाली हुई, उसको रुकना चाहिए। दूसरी चीज ये कि वो उन्होंने हमें वर्चुअली गद्दार डिक्लेयर किया, जबकि फिरदौस शमीम साहब, एक सवाल है इसी हवाले से, क्योंकि आपकी मुज़ाकराती कमेटी भी मिली है, अली अमीन गंडापुर साहब भी मिले हैं, लेकिन लीड हमने देखा पिछले दिनों तक बुशरा बीबी साहिबा कर रही थी, उनकी मुलाकात नहीं हुई है, उन्हें शामिल नहीं किया गया गुफ्तगू में, या इस वक्त खान साहब से मिलने के लिए उन्हें नहीं मद्दू किया गया, लेकर नहीं गया। इस वक्त लीड कौन करेगा? अब क्या अली अमीन गंडापुर साहब के पीछे अवाम लगेंगे और वही कहेंगे जो वही कुछ होगा? देखिए, पहली चीज तो ये है कि खान साहब ने खुद इस बात को डिनाई, मीडिया से बात करते हुए, परसों की बात है, कि बुशरा बीबी की कोई किसी से मुलाकात नहीं हुई और वो लीड नहीं कर रही नेगोशिएशन। इसके बाद मेरा इस पे कुछ कहना तो नाजायज बात हो जाएगी ना। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जिनसे मुलाकात की है वो भी नहीं कह रहे कि उनकी कभी बुशरा बीबी से मुलाकात हुई है, इसके माने ये फेक न्यूज है। सो बुशरा बीबी इज नॉट लीडिंग। देखिए, पीटीआई और दूसरी जमातों में एक बुनियादी फर्क है और इसको पूरा पाकिस्तान पहचानता है। पीटीआई मौरूसी सियासत पे यकीन नहीं रखती। लेकिन हमने देखा जब एहतजाज था तो फिर वही प्रॉपर लीड कर रही थी, डी चौक तक पहुंचने वाला मामला, और फिर खान साहब ने उसे ओन भी किया, ये उन्हीं की हिदायत पे अमल हुआ। लेकिन हम आते हैं 190 मिलियन पाउंड के फैसले की तरफ। फिरदौस साहब, मेरा सवाल ले लीजिए, उसके साथ फिर आप जवाब को मिला लीजिएगा। ये जो मुज़ाकराती अमल है, अगर आज फैसला बानी पीटीआई के खिलाफ आ जाता है तो क्या मुज़ाकरात इसी तरह से जारी रहेंगे? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है वाडा साहब ने, वो तो बड़ा खुल के इजहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी सज़ा होनी चाहिए जो तकद्दुस पामाल हुआ आइन का, जो 9 मई को हुआ, और जो 190 मिलियन पाउंड के अंदर भी मुल्क की दौलत को किसी बिजनेसमैन के हवाले किया गया। ये पहली चीज़ तो है, फैसल वाडा को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, इससे कि वो उस कैबिनेट का हिस्सा थे जिस कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दिया। अगर उनको इतना बड़ा इतराज था, ही शुड हैव रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट एट दैट टाइम। नाउ ही इज ओनली अपॉन, किसी के कहने के ऊपर एक प्यादा है जो वो कहता रहता है जो कुछ उसे उसके आका कहते हैं। इससे ज्यादा उस आदमी की हैसियत नहीं है, उससे ज्यादा उसके बयान को मैं हैसियत देता नहीं। लेकिन उनकी प्रेडिक्शंस तो ठीक साबित हो रही हैं जो पिछले काफी अर्से से कर रहे हैं। ये मैं बड़ी अच्छी बात है, मैं जज हूं और मैं किसी को अपना फैसला पहले से बता दूं तो आप कहें उसकी प्रेडिक्शन, इट्स नॉट हिज प्रेडिक्शन। ही नोज व्हाट द मास्टर वांट्स, द मास्टर गेट्स डन, वेदर इट्स फ्रॉम द जुडिशरी, वेदर इट इज द पॉलिटिशियंस, वेदर इट्स द ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन इस वक्त फैसला क्या मुतवक्के है फिरदौस शमीम साहब, क्योंकि ये असरअंदाज होगा मुज़ाकरात के ऊपर भी? जी बिल्कुल होगा। देखिए, सीधी सीधी बात ये है, माजी में जिस तरीके से फैसले आए और इस फैसले में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। जज साहब ने तारीख दी थी 23 तारीख दिसंबर की। ये कभी नहीं होता पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री के अंदर कि जज साहब ने ट्रायल जल्दी मुकम्मल कराई कि आई एम रेडी टू गिव माई जजमेंट। आपने बहुत दिन आर्ग्यूमेंट में ले लिए, अब आप खत्म कीजिए, मुझे जजमेंट 23 को अनाउंस करना है। और जब 23 आया तो वो छुट्टी पे चले गए और अगली तारीख दे दी 6।
और जब 6 आया तो उसके बाद वो भी नहीं किया और अगली तारीख दे दी 13। ये सब चीजें क्या शो करती है पाकिस्तान लेकिन में। नकवी साहब, इसके ऊपर तो खुद एतराज हो रहा था कि जी ये जो बार बार डिले हो रहा है, कहीं बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कोई इजी पाथवे दिया जा रहा है, इजी वे आउट दिया जा रहा है पीटीआई को, और इस वजह से इसको डिले किया जा रहा है। सॉरी सर, सॉरी, मैं विद ड्यू अपॉलॉजीज, आपने पाकिस्तान की जुडिशरी के मुंह पे इतना बड़ा थप्पड़ मार दिया इस वक्त कि आपने कहा है कि जी डायलॉग विल इम्पैक्ट द डिसीजन ऑफ द जुडिशरी और जुडिशरी इंसाफ के बुनियाद पे फैसला नहीं देगी। यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है और आपने वही बात रिपीट कर दी। मैं आपका मशकूर हूँ। इसके पाकिस्तान में अदली आज़ाद नहीं है। अब क्या करेंगे अगर खुदा न खास्ता अब ये बानी पीटीआई के खिलाफ और आपकी तवक्कुआत के खिलाफ फैसला आ जाता है, उसको चैलेंज किया जाएगा, नहीं माना जाएगा? क्योंकि खान साहब तो पहले ही वो जो ऑफर्स आई थी, सुनने में ये आया कि वो गंडापुर साहब की तरफ से आई थी कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल किया जाए, सिर्फ वो अपनी ज़ुबान बंदी कर लें। लेकिन उनका ये कहना था कि वो 1.5 साल पहले ही सज़ा काट चुके हैं। इस सज़ा पे क्या रद्द-ए-अमल होगा पीटीआई का? ये देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जस्ट ड्यू लीगल प्रोसेस में, चाहे कुछ भी हो, कोई भी फैसला है, हम अपने पूरे जो हमारी इख्तियार कानूनी तौर पे हैं, हम इस फैसले को अगर अगेंस्ट आएगा तो चैलेंज करेंगे और हम अपनी ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। लेकिन ये पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो गया है कि जो भी जज बैठे हुए हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। देयरफॉर दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ फेयर ट्रायल। लेकिन नकवी साहब, देखने में तो ये लगता है कि एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ क्योंकि बार बार इसकी तारीख बदली जा रही है, लेकिन फैसला जुडिशरी की जानिब से दिया जाना मुतवक्के है। तो लगता तो ये है कि जुडिशरी अपना काम कर रही है, पॉलिटिशियन अपना काम कर रहे हैं, सियासी जमातें अपना एक मुज़ाकरात का टेबल अलग से जाके बैठी हुई है, एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहे। लेकिन आप गो के कह रहे हैं क्योंकि असरअंदाज होगा, फैसला आने के साथ ही मुज़ाकरात भी मुतासर होंगे। तो अगर मुज़ाकरात मुतासर हो जाते हैं, मुज़ाकरात नहीं ठीक बैठते, तो फिर क्या होगा? फिर भी एहतजाज की कॉल और जिस तरह से पीटीआई का एक वतीरा है, फिर वही देखने को मिलेगा? बीबी देखिए, आप एक तरफ से खुद ही अपनी बात को डिनाई कर रही हैं। अगर जुडिशरी में जज साहब अपने फैसले की तारीख को 2 दफा तब्दील करते हैं, वो आजाद नहीं रहे। इससे कि या तो वो वजूहात बताते, अगर मिलिट्री कोर्ट का फैसला अनाउंस करने की डेट जस्टिस अमीनुद्दीन कहते हैं, इजाजत देते, लेकिन उसके ऊपर वो जजमेंट नहीं लिखते कि वो किन कानून की बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये फैसला किया कि ये मिलिट्री कोर्ट फैसला कर दे। ये शो करता है कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट भी इंडिपेंडेंट नहीं है। इससे कि जुडिशरी कानून क्या कहते हैं, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड ऑल्सो बी सीम टू बी डन। नजर भी आना चाहिए कि इंसाफ हुआ है। ये कोई इंसाफ नहीं है कि आपने कह दिया कि कोर्ट फैसले सुना दे लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, उसकी कोई आईनी कानूनी वजह भी नहीं बता रहे। मिलिट्री कोर्ट और सिविलियन कोर्ट्स में क्या फर्क है? जुडिशरी फेयर ट्रायल का पहला असूल ये है कि द जज शुड बी इंडिपेंडेंट। मिलिट्री ये तो आपके लिए ज्यादा टफ नहीं हो जाएगा नकवी साहब, क्योंकि ये तो मामला तो बड़ा संगीन है कि मुल्की दौलत को किसी के हवाले कर देना या किसी को एडजस्ट कर देना उसकी सज़ा के खिलाफ, तो ये तो संगीन मामला हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि मामला मेरिट पे ही देखा जाना चाहिए या फिर सियासी बुनियादों पे जिस तरह से होते रहे मुज़ाकरात की कामयाबी के साथ इसे जोड़ा जाए? पहली चीज तो ये है कि ये पूरा फैसला सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नहीं था, पूरी कैबिनेट का था। और कैबिनेट का जब डिसीजन कोई आता है तो उसके अंदर किसी एक फर्द को सजा नहीं दी जा सकती। एक दूसरी चीज ये कि वो 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो किसकी जेब में गए? जेब में तो किसी के नहीं गए। करप्शन तो हुई नहीं, ये नैब ट्रायल है। देखिए सर नकवी साहब, एक शख्स ने कत्ल भी किया है, एक शख्स ने चोरी भी की है, तो उसको दोनों चीज़ों की सज़ा मिलेगी ना। तो एक सज़ा के बदले दूसरी रकम को एडजस्ट कर दिया। वो केस और था जिसकी रकम एडजस्ट की गई बरतानिया से रकम लेकर, तो इन दोनों चीज़ों को मर्ज तो नहीं किया जा सकता। ये पहली चीज़ ये है कि वो बरतानिया से पूछा जाए कि उन्हीं ने पैसे क्यों भेजे। हमारे पास पैसे आए, वो एडजस्ट हो गए। ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था विच वाज प्रपोज्ड इन द कैबिनेट, लेकिन चोरी नहीं हुआ पैसा। पहले तो पूरे कौम को ये क्लियर है कि इमरान खान ने वो पैसा
कहीं नहीं लगाया। अच्छा, उसके एवज वो कहते फेवर ले ली। अच्छा, जी। फेवर भी क्या ली जी? अल कादिर ट्रस्ट। अल कादिर ट्रस्ट में क्या बना? खान साहब की जाती जायदाद बनी, बुशरा बीबी की जाती जायदाद बनी, कुछ नहीं। क्या हुआ जी? एक यूनिवर्सिटी कायम हो गई, तो उसमें इनरिचमेंट तो नहीं हुआ, वहां भी करप्शन नहीं होती। लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, लेकिन अगर आप मुल्की पैसा उठा के खजाने से निकाल के किसी को भी फायदा पहुंचाते हैं, उसके एवज आप कोई फायदा लेते हैं, तो वो भी एक करप्शन में ही आता है। बहरहाल आपने अपना मौकिफ दे दिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब रहनुमा पीटीआई मौजूद थे, और जिस तरह से वो कह रहे थे करप्शन नहीं किया खान साहब ने, जायदादें नहीं बनाई हैं, तो जिन्हें जायदादें ना बनाना लेकिन फायदे हासिल कर लेना, उसको किस नजर से देखे गवर्नमेंट और अदालती मामला है। उम्मीद करते हैं कि मेरिट पर फैसला होगा और इससे मुज़ाकराती अमल मुतासिर नहीं होना चाहिए, जो कि यकीनी तौर पे मुल्क के लिए ज़रूरी है। और गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि एक पेशरफ्त हुई है, बानी पीटीआई के साथ मुलाकात हो चुकी है वज़ीर आला केपी की भी और कमेटी अरकान की भी। देखते हैं कि आज फैसला क्या आता है और मुज़ाकरात में क्या नतीजा निकलता है, इससे आपको अपडेट करते रह जाएंगे। एक अहम मामला है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बताएंगे आपको कि एलपीजी की कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं और साथ ही साथ इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिलावट की जा रही है, जो कि कितनी खतरनाक है। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाएगा। स्टे विद अस। अच्छा, वेलकम बैक। मामला बहुत अहम है और जिस तरह आप जानते हैं सर्दियां हैं, सर्दियों में एलपीजी का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। एक तो महंगी है, फिर उसमें मिलावट हो रही है, और मिलावट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसकी वजह से सिंध में ग्रैंड ऑपरेशन, पंजाब में ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। ओगरा ने शिकायत मौसूल होने पर गैर मयारी सिलेंडर्स और उसमें मिलावट शुदा एलपीजी फरोख करने वालों के खिलाफ ये ऑपरेशन किया। सबसे बड़ा जो रीज़न है जी वो ये है कि फट रहे हैं सिलेंडर, जाने जा रही हैं और इसमें मजीद शिद्दत आने का खदशा भी है जी। तो इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं एलपीजी एसोसिएशन के। वेलकम टू शो कहेंगे सर आपको। इरफान साहब, अभी हम देख रहे हैं कि शिकवे और शिकायतें आवाम के बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले मसला ये था कि कीमतें मनमानी वसूल की जा रही हैं, एक तो गवर्नमेंट की जानिब से जो कीमत दी जाती है, फिर उसके बाद एक मनमानी कीमत वसूल की जाती है जो कि दुकानदार देते हैं। आप शिकवा करते हैं कि गवर्नमेंट उसको लागू नहीं करवा पाती है, जो भी कीमत मुतारिफ कराई जाती है उसको उस तरह से इंप्लीमेंटेशन उसके ऊपर नहीं होती है। अब ये दूसरा मामला है सिलेंडर फटने का, इसकी वजह बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, जो कि आपके ही दुकानदार, आपकी एसोसिएशन के लोग या आपके इर्द गिर्द बैठे हुए तमाम वो लोग जो मिलावट करते हैं बीच में कार्बन डाइऑक्साइड की, और उसकी वजह से सिलेंडर फटते हैं। क्रैकडाउन तो हो गया, लेकिन क्या उन दुकानदारों को कंट्रोल किया जा सकेगा जहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, जो अभी मार्केटों में बैठे हुए हैं? बहुत अफसोसनाक बात है कि इंसानी जान का मामला है। अब चूँकि मुझे 20 साल से ज़ायद का अरसा लगा है, 1960 से 1998 के कानून में अब तरमीम आ गई है। इंशाअल्लाह ताला ये ऐसे जो मौत के सौदागर नहीं बच सके, क्रॉस द बोर्ड इनके खिलाफ कम से कम 14 से 15 साल सज़ा और 16 करोड़ रुपये तक जुर्माने की तजवीज़ जो है ना, जो कामया कमेटी ने पास कर दी है, वो कानून बन चुका है। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही वो कानून आप देखेंगे आएगा। फिर ऐसे लोग जो देखें, एक गैर मेरी सिलेंडर बनाने वाले, गैर कानूनी तरीके से बनाने वाले, गैर मेरी बोजर बनाने वाले, आप देखें अगर खजाना खां से एक सिलेंडर ब्लास्ट होता है, उसके बाद अगर बोजर बड़ा खजाना खां 2 नंबर मैंने कई दफ़ा पकड़े और वो छूट गए। देखें पहले जो LPG या मार्केटिंग कंपनी थी, इनके ओगरा के लाइसेंस इनकी सजा जजा थी, लेकिन जो गैर कानूनी काम इनके लिए नहीं थी। अच्छा, ये करता कौन है खोखर साहब? ये एलपीजी एसोसिएशन की तरफ से इसमें कोताही बरती जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से सही तरह से चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिम्मेदार कौन है? कौन ये किस लेवल पे मिलावट? मैं सर आपकी तरफ से आज बिल्कुल बात कह रहा हूँ, अगर कोई शख्स एसोसिएशन का या मेरा बेटा भी इस पर मुलव्वस पाएगा, वो भी अब जेल की वाक़ आएगा। जमानत नहीं हो सकेगी। जो नया कानून है, मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान का चेयरमैन ओगरा का और FPPCCI प्रेसिडेंट आतिफ इकराम और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप, मैं सबका बेहद मशकूर, तमाम तनवीर साहब का, ज़ुबैर तफ़ैल साहब का, मैं अमृता बाजवा का, ये कानून बनना इंतहाई ज़रूरी था, मासूम जान बचाने और इंडस्ट्री को बचाने के लिए। तो बन गया। अब इसके ऊपर जो इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, जो दुकानों पर पहुंच चुके हैं, इस तरह की गैस बेचने के लिए पहुंचाई जा चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिलावट हो चुकी है, उनके ऊपर कैसे क्रैकडाउन किया जाएगा? क्योंकि आपको पता है बहुत से तो गुप्त दुकानें हैं, अंदर ही अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो सिलेंडर तो घरों तक पहुंचेंगे और फटने की वजह भी बनेंगे। जब तक अंदर वाले लोग मुलव्वस ना हो, तो इतनी बड़ी तादाद
तादाद में ये मेरे ख्याल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। बहुत अहम बात की, ये घर घर ये चीज़ जा चुकी है। हुकूमत को हमें मिलकर सर जोड़ना है, हमें मासूम जान बचाने के लिए रास्ते बनाने होंगे। ये देखें, ये जो CO2 है, जब ये LPG में मिक्स होती है, इसका प्रेशर 1200 PSI तक जाता है, जबकि हमारा सिलेंडर म्यारी सिलेंडर या बगैर म्यारी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो हमारी LPG का प्रेशर 90 से मैक्सिमम 160-70 तक जाता है, इसका प्रेशर 1200 PSI। आप देखें हैदराबाद वाला वाक़या देखें, बाकी वाक़या मैं चेयरमैन वगैरह का बेहद मशहूर, उसकी टीम ने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया, हमने उनका पूरा साथ दिया। इंशाल्लाह ताला फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बचत हो जाती है एक सिलेंडर के अंदर, देखिए उसकी कार्बन डाइऑक्साइड रेशो में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जा सकती है, उसकी कीमत सिर्फ 15 से 25 रुपए तक है। अब LPG कीमत का अंदाजा लगा लें, यानी ये ऐसे तो मौत के सौदागर हैं जो पैसा भी बना रहे हैं और मौत से भी खेल रहे हैं। ये चंद हजार के लिए आप इंसानी जान चंद करोड़ डेली सिर्फ सिंध में इस तरह के 10 से 15 सिस्टम हैं जो इस वक्त ओगरा और चीफ सेक्रेटरी सिंध की टीमें और हम सब लगे हुए हैं। इवन पन्नू आकल की एक सिलेंडर में जरा खोकर साहब ये समझाइएगा कि मिलावट हो चुकी है, उसको ट्रेस आउट कैसे किया जाएगा? क्या कोई चेक करने का मैकेनिज्म है, कोई ऐसी डिवाइस है जिससे पता लगे कि इस सिलेंडर में मिलावट हो चुकी है? आप कई दफा देखते हो कि सिलेंडर लाएंगे उसको आग नहीं लगती। होता यह है कि जो दो सबस्टैंडर्ड गैस लाई जाती है उसका प्रेशर बहुत कम होता है, उसके प्रेशर को बढ़ाने के लिए उसमें ये डालते हैं ताकि उसका प्रेशर बहुत अच्छा हो जाए, बेचने में आसानी हो। जब वो प्रेशर हम लोग दुकान पर आग जब जलेगी तो वो सेहत के लिए भी तो नुकसान देगी। बहुत कार्बन डाइऑक्साइड जब मिक्स से जलती है, समझे कि कैंसर लेवल ये है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसको रोकथाम के लिए हुकूमत को होश के नाखल लेने, हम हुकूमत के साथ देखें, ये मेरी निशानदेही पे ये CO2 के कारखाने पकड़े जा रहे हैं। पहले भी 5-5 लाख रुपए मार्केटिंग कंपनी को जुर्माना हुआ, चेयरमैन ओगरा ने बिल्कुल किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया, उन्होंने जुर्माने किए। अब क्या सजा है और जो नया कानून है उसके मुताबिक कितनी सजा होगी? अभी नए कानून में ये 1 करोड़ से 1.5 करोड़ पे मिनिमम जुर्माना है और 15 से 16 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा और सजाए मौत, यानी कानून शादी में अब दोबारा जमानत नहीं हो सकेगी। अच्छा। यानी वो देखें, एक सिलेंडर से रोज 2-4 जाने जाती हैं, उम्र उनके लिए कानून ही कोई नहीं था, ज़ाब्ता अखलाकी कोई नहीं था। मैं पकड़ता था, सील कर खुल जाते थे। अभी अल्लाह के फजल से मैं यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की तमाम क़यादत, APCCI के प्रेसिडेंट आतिफ इकराम, बाकी का बेहद मशकूर, चेयरमैन वगैरह की टीम ने बहुत काम किया है। मैं शुरू करता हूँ, थोड़ा सा बताइएगा कि इसके लिए बाकायदा यूनिट लगाने पड़ते हैं कि उन यूनिट्स पर क्रैकडाउन किया जा सके, या फिर कहाँ पर ये मिलावट हो रही है, इसके ऊपर भी थोड़ी देखिए बड़ी सादा बात है। अगर फर्ज के जहां से LPG चलती है, मतलब पोर्ट कासिम चलती है, वहां लैब लगी, इसी तरह बाकी बाई रोड जहां से आ रही वहां पे लैब लगा दी जाए, वहां पे टेस्ट करके आए, बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैंने 20 साल से मेरा मुतालबा है कि तमाम जहां पे बाई बॉर्डर्स पे आ रही है वहां पे लैब लगाइए। लैब के बगैर LPG मार्केट में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को इंडिविजुअली एक सिलेंडर में भरा जाता है या कोई उसके लिए भी प्लांट लगाना पड़ता है? उसका तरीकाकार क्या होता है? क्या एक दुकानदार भी इंडिविजुअली कार्बन डाइऑक्साइड की मिलावट कर सकता है? देखिए ऐसी चीज़ें भी पता तो चली लेकिन मिली नहीं है। लेकिन इस तरह हो रहा है कि बोझस में से गैस निकाल के, जो बोझस बड़े आ रहे हैं उसे निकाल के उसमें डाली जाती है, वो बोधर फिर आगे आता है तो पूरे में ही मिलावट हो जाती है। बोधर में ही अभी जो पकड़ेंगे बोधर पकड़ेंगे, अभी जो ओगरा ने छापा मारा है उसमें बोधर भी पकड़ेंगे। अभी इसके अलावा जो पकड़े गए हैं उनके अलावा पता नहीं इस वक्त कितने मार्केट में जा चुके होंगे। सिंध में आज से 4 साल पहले एक वाकया हुआ, मौके पे 5 से 7 जाने गई, LPG का बोतल भी जल गया, CO2 का बोतल भी जल गया। और अफसोसनाक बात यह कि कानून साजी नहीं थी, वो लोग उनको तमाम वो चीज़ों को सुपुर्दगी पे लेकर आज भी चला रहे हैं। मैंने रिंग रोड पे एक LPG 2 नंबर कारखाना पकड़ा जो 2 नंबर तरीके से बोतल बना रहा था, वो आज भी चल रहा है। आपके बहन भाइयों के घरों में सिलेंडर चल रहे हैं। मैंने 127 कारखाने गुजरांवाला में सील कराए, आज भी 450 खाना गुजरांवाला चल रहा है। ये कानून साजी नहीं थी, अब बनी है, अब अल्लाह करे आप लोग तो साहब इस वक्त गवर्नमेंट कितनी मुतहरक नजर आ रही है आपको कि कितनी जल्दी ये जब्त कर लिए जाएंगे जिनके अंदर बॉजर्स, जिनके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दी गई है, मिलावट हो चुकी है? कितनी मुतहरक आपको नजर आ रही है पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट है? अफसोस की बात है गवर्नमेंट की सर पे जूं भी नहीं रेंग रही। ये जितना ऑपरेशन किया हमने अपने बाल बोते पे, वगैरह ने किया, वगैरह ने अपने बाल बोते पे किया है। आप देखिए आर्टिकल 29 के तहत हर असिस्टेंट कमिश्नर की उसकी ड्यूटी है ये करना, लेकिन हुकूमत के सर पे जूं भी नहीं रेंग रही और लाशें गिर रही है। मैंने कहा खुदा ना खासा अल्लाह ना करे किसी हुक्मरान के घर में ये वाकया हो ताकि उनको एहसास हो किसी के बच्चा। इरफान खोकर साहब आपको बहुत शुक्रिया, और हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बट करेगा वो करार वाकई सजा पाएगा, भारी जुर्माने माली तौर पर भी होंगे और उसे कैद का सामना भी
करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो कीमती जाने हैं उनको महफूज बनाना है। हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं हॉलीवुड की अदाकारा एंजेलिना जोली ने अपने घर को पनाहगाह में तब्दील कर दिया है। आप और जानते हैं कि एंजेलिना वहाँ पे जोली आग लगी हमेशा- हुई है बड़े पैमाने पे और फलाही कामों में पेश होती हैं एंजेलिना जोली, और लॉस एंजलिस में ही वाक़ है उनकी रिहाइशगाह भी, जो कि इस वक्त आग से महफूज है। तो उन्होंने अपना घर पेश कर दिया। बिल्कुल जी, उन्होंने अपना घर पेश कर दिया है उन मुतासरीन के लिए जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं इस हादसे के दौरान, इस आग की नज़र हो गए हैं जिनके घर। और अगर हम एंजेलिना जोली की बात करें तो वो हमेशा पाकिस्तान में भी अगर कोई ऐसा सान्हा पेश आता है, कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है, कोई नागहानी आफत आ जाती है, तो वो यहाँ पर भी पेश नज़र आती हैं। यूनिसेफ की मुतासरीन सफ़ीर भी के लिए। हैं और बिल्कुल। फलाही कामों में पेश रही हैं, चाहे वो सैलाब मुतासरीन हो, ज़लज़ला मुतासरीन हो, दुनिया भर में जहाँ पर भी कुदरती आफात आती हैं। और इस मौके पर उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया है अपनी रिहाइशगाह में। उन्होंने कहा है कि जो आके रहना चाहे वो रह सकता है, क्योंकि इस वक्त लोग अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो चुके हैं। जो लॉस एंजलिस में लगने वाली आग है वो 40 साल की बदतरीन आग उसे कहा जा रहा है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हो चुकी है। हॉलीवुड सिटी समेत बहुत से हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ के घर भी इसमें जल चुके हैं, आम लोग भी बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहे हैं और बहुत बड़ा लागत बताई जा रही है, जिसका नुकसान जो अभी तक हो चुका है बहुत बड़ी तादाद बताई जा रही है, वो घर जो जल के राख हो चुके हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, बहुत सारे अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर अभी भी बात करना बाकी है। आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि धुंध का राज है और मोटरवेज इस वजह से बंद कर दी जाती हैं। मोटरवे के ऊपर क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, किस तरह से अपने सफ़र करना है, किन किन ऑप्शंस को अपने मलहूज़े खातिर रखना है, हमारे साथ मौजूद है। थोड़ी सी जो बेहतियाती है वो बहुत बड़े सानहे का हादसे का सबब बन सकती है, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। क्या क्या एहतियात बरती जा सकती हैं, ख़ास तौर पे मोटरवे, क्योंकि वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, आपके पास मार्जिन नहीं होता। तो हमारे साथ शाह असद साहब AIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अचानक अगर धुंध आ जाए, आप सफ़र कर रहे हों मोटरवे पे, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होती, तो उस सूरत में क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? मोटरवे पुलिस क्या इस हवाले से मशवरा देगी और आप कितने तैयार होते हैं इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने आज इस अहम मौजू पे मुझे इनवाइट किया कि मैं इसमें बात कर सकूं। जिस तरह आप सब जानते हैं कि आजकल मुल्क के बेशतर इलाके शदीद धुंध की जी। लपेट में हैं और जिसकी वजह से हाईवेज और मोटरवेज पर सफर इंतहाई मुश्किल हो जाता है, दुश्वारी का सामना करना पड़ता है क्योंकि विजिबिलिटी इसमें कम हो जाती है। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपनी गाड़ी की रफ्तार आपने इंतहाई कम रखनी है, ठीक है, और सड़क के इंतहाई बाईं तरफ आपने गाड़ी को रख के चलाना है और थोड़े से आप गाड़ी के शीशे डाउन करके गाड़ी को चलाएं ताकि आप इर्द गिर्द की गाड़ियों की आवाज सुन सकें, आपको पता चले कि आसपास क्या हो रहा है। इसके अलावा ठीक। कोशिश करें कि अगर बहुत अर्जेंट नहीं है तो सफर से गुरेज करें, अगर बहुत जरूरी है तो सफर करें। उस सूरत में फिर आप शाह साहब, अगर बहुत ज़रूरी है तो सफ़र किन औकात में किया, मौसम में कौन से औकात जो है वो सफ़र के लिए मौजू है? इमरजेंसी की सूरत में जो है मोटरवे पुलिस वहाँ पर क्या अगर मौजूद बहुत होती है ही उन औकात में? जी, कोशिश करें कि सुबह 10 से शाम 6 बजे का जो टाइम स्पेन है ना, इस दौरान सफर को आप तरजीह दें, क्योंकि आजकल जो रूटीन चल रही है तो फोग तकरीबन शाम के टाइम 7-8 बजे से स्टार्ट हो जाती है आना और आहिस्ता आहिस्ता डेंस होते होते फिर विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो कोशिश करें दिन के औकात में 10 से लेके शाम 6 बजे तक का जो टाइम है ना, कंपैरेटिवली इसमें सफर विजिबिलिटी को उस वक्त बेहतर होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, Yes, मोटरवेज हो, हाईवेज हो, हादसा खुदा न खास्ता अगर हो जाए, तो शाह साहब उस सूरत में शहरियों को अपनी और दूसरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, उसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ है ना कि आपने अपने हवास पे काबू रखते हुए अपनी गाड़ी को साइड पे करना है, एक्सट्रीम जितना साइड पे हो सके, ताकि आपकी गाड़ी की वजह से किसी और गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि देखने में आया है कि चेन एक्सीडेंट्स हो जाते जी हैं जी जी। फोग में। एक गाड़ी टकरा गई, दूसरी तीसरी तो उस तरह फिर पीछे ना, तो आपने अपनी गाड़ी को साइड पे करना है, अपने हवास को काबू में रखना है और फौरन आपने 130 पे मोटर पुलिस को इन्फॉर्म करना है ताकि वहां पर आके वो सेफ्टी जो ताकि पुलिस प्रिकॉशंस जो है है वो वहाँ पर अडॉप्ट कर पहुँच सके सकें। बर वक्त। अच्छा शाह साहब, Yes. क्या मोटरवे पुलिस के पास नाइट विजन कैमरा की सहूलत मौजूद है ताकि स्पीड को चेक किया जा सके कि इस वक्त कौन जो है वो ओवर स्पीड जा रहा है और उनका चालान भी होता है उस वक्त में? जी बिल्कुल, मोटरवे पुलिस के पास नाइट विजन कैमरे मौजूद हैं। हमारे जितने भी सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में हमारे पास नाइट विजन कैमरे मौजूद हैं। रात को हम चेकिंग करते हैं
और अभी रिसेंटली हमने जुर्माने भी एनहांस किए हैं। पहले जो ओवर स्पीडिंग का जुर्माना 750 रुपये होता था, अब वो जुर्माना 25 रुपये हो चुका हुआ है। तो अच्छा। हम बिल्कुल जुर्माने करते हैं रात को। अच्छा, और पब्लिक सर्विस गाड़ियों की चेकिंग के लिए मोटरवे पुलिस क्या हिकमत अमली अपनाती है, उसका तरीकाकार क्या है? पब्लिक सर्विस व्हीकल्स पे हमारा बहुत खुसूसी फोकस है। इसके लिए हमने स्पेशल एक प्रोग्राम डिजाइन किया है, PSV-MIS। इस सिस्टम के थ्रू अब तक हम 13,000 से ज्यादा बसों को उसमें डेटा अपडेट कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। और हम इंश्योर करते हैं कि जो भी बस मोटरवे के ऊपर सफर करती है या हाईवे पे, वो उसकी फिटनेस, उसका रूट परमिट, ड्राइवर्स लाइसेंस, बाकी जो भी उसकी जो जरूरी चीजें हैं ना, वो तमाम हर लिहाज से फिट और रोड वर्दी गाड़ी हो। अगर ठीक है। कोई भी उसमें कोई कमी हो तो हम उसको फिर रोड पे चलने नहीं देते। हम्म। अच्छा शाह जी, ओवरलोडिंग के ऊपर भी आपका क्रैकडाउन चल रहा है, उस हवाले से भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या तरीक़ाकार है और कितना मैक्सिमम जो है वो होना चाहिए वेट उसका। ओवरलोडिंग के ऊपर आप किस तरह से क्रैकडाउन कर रहे हैं? जो ओवरलोडिंग है उसके खिलाफ बिल्कुल नेशन वाइड हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। और अब तक हमने इसमें कोई 4.5 बिलियन से ज्यादा के जुर्माने किए हैं। और ओवरलोडिंग के हवाले से पहली बात तो है कि हम एक अवेयरनेस कैंपेन मैसिव किस्म की हम साथ साथ चला रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए कि ओवरलोडिंग से हमारा जो रोड नेटवर्क है वो डैमेज होता है। तो हम उनको अवेयरनेस भी करते हैं और साथ ही उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। पहली बात तो है कि किसी भी ओवरलोड जो ट्रेलर, ट्रक, डंपर वगैरह, उनको हम अलाउ ही नहीं करते कि वो सफर करें। इन केस अगर वो कहीं से बाईपास करके वे स्टेशन को या हमारे चेक पॉइंट को बाईपास करके रोड पे आ भी जाए, तो वहां पे हम उसके पकड़ के एक तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं और उसको रोड से वापस करते हैं। दुरुस्त। हम अच्छा उनको अलाउ नहीं शाह जी, करते हम कि देखते रोड हैं पे कि जो सफर करें। हैवी व्हीकल्स होती हैं उनको लाइन बनाकर खड़ा कर दिया जाता है और फिर एक ही साथ मोटरवे के ऊपर चढ़ने की इजाज़त दी जाती है। वो करने की क्या वजह है? और फिर बाद में जब ये लोग ओवर स्पीड थोड़ा सा आगे निकलते हैं चेक पोस्टों से, तो ओवर स्पीड करना भी शुरू कर देते हैं। उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म है? पकड़ा जाता है इनको, गाड़ियों को? आपने जिस तरह से कहा कि ओवरलोडिंग के ऊपर, तो क्या इस तरह से भी कुछ आपने इंतजाम कर रखे हैं कि इनको भी वापस कर दिया जाता है ताकि दोबारा जो है वो इस तरह से ओवर स्पीडिंग ना कर सके? बिल्कुल, ये जो आपने बात की है, असल में ये जो स्ट्रेटेजी है ये हम साल्ट रेंज में करते हैं। साल्ट रेंज में क्योंकि वो काफी वहां पर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं अक्सर, तो वहां पर ये PSVs और HTV गाड़ियों के लिए हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि उनको कॉन्वॉय की शक्ल में वहां से गुजारते हैं ताकि कोई ओवर स्पीडिंग करते हुए वहां से एक्सीडेंट का बायस ना बने। उनको वहां से गुजारने के बाद फिर हम उनको अलाउ करते हैं कि फिर वो रूटीन की स्पीड पे जा सके। और हम, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि हमारे हर बीट में, हर सेक्शन में हमारे स्पीड कैमरे लगे हुए हैं, तो हम किसी को अलाउ नहीं करते। अगर कोई ओवर स्पीडिंग करता है तो उसको हम भारी जुर्माने करते हैं। अच्छा शाह साहब, हम अगर धुंध की बात करें तो क्या येलो लाइट्स इस्तेमाल करने से या लाइट्स के ऊपर येलो पेपर लगाने से विजिबिलिटी क्या वाकई में उससे फ़र्क पड़ता है, बेहतर होती है? और क्या कोई ऐसा सिलसिला हो सकता है कि मोटरवे के आगाज़ या अख्तिताम पे वो स्टिकर्स गाड़ियों पर लगाए जा सकें, या अगर कोई लगाना चाहे तो फैसिलिटी दी जाए ताकि हादसा कम से कम हो? जी बिल्कुल, ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है। इसमें ये जो फॉग है ना, इसमें वाइट लाइट वो उसमें नजर नहीं आती। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि येलो लाइट का, फॉग लाइट्स भी आपने देखा होगा कि येलो कलर की होती हैं, और अगर आप अपनी हेडलाइट के ऊपर येलो कलर का वो लगा दें पेपर, तो वो भी, उसकी भी जो लाइट है ना वो विजिबल हो जाती है। तो ये रिकमेंड किया जाता है इसीलिए, ताकि ये आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी हो और आपको बेहतर नजर आ सके फॉग में। तो ये बिल्कुल करना चाहिए। और शाह जी, अपने सफ़र को कोई आम शहरी किस तरह से महफूज और आरामदेह बनाए, आपकी क्या इसके हवाले से तजवीज़ है? देखिए, सबसे बुनियादी चीज ये है कि फोग हो या ना हो, आपने अगर सफर करना है तो आप सबसे पहले अपनी गाड़ी को चेक करें। गाड़ी में आपके टूल्स पूरे हों, पानी वगैरह, फ्यूल, टायर, स्पेयर टायर, हर चीज आप चेक करें कि खुदा न खास्ता ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए तो आपके पास अपनी जो ना वो चीजें पूरी हों। और इस बात को यकीनी बनाएं कि गाड़ी हर लिहाज से आपकी ओके है। उसके बाद आप एहतियातन सफर स्टार्ट करने से पहले मोटरवे की जो हेल्पलाइन है 130, या हमारे जो अकाउंट्स हैं, ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक या FM95 वगैरह, उससे थोड़ा सा आप गाइडेंस ले लें कि किसी जगह जो आपका जो डिजायर्ड डेस्टिनेशन है उस तरफ जाते हुए कोई रोड पे कोई रुकावट तो नहीं है। तो आपको गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए। अच्छा, और अगर फोक के जो आजकल
चल रहा है ना, इसमें रात का जो सफर है ना, उसको जरूर मैं रिकमेंड करूंगा कि उसको अवॉइड करें, दिन में ट्रेवल को तरजीह दिन दें। में सफ़र करना चाहिए। अच्छा, अगर आजकल हम देखा जाए नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म होता है और वहाँ पे स्नोफॉल देखने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हादसा बढ़ चुके हैं, लोग एहतियात नहीं करते, गाड़ियाँ स्किड कर जाती हैं, चेंज की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो जो कुछ अरसा पहले 2 साल पहले मरी में अफसोसनाक वाक़या हुआ था, तो इससे मुतल्लिक भी बताइए कि वहाँ पर अगर आप सफ़र कर रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो वहाँ पर क्या क्या एहतियात ज़रूरी है? देखें, वहां पर सफर के लिए भी सेम जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि आप अपनी गाड़ी को इंश्योर करें कि गाड़ी हर लिहाज से फिट हो, ओके हो, फ्यूल पूरा हो, आपके पास स्पेयर टायर मौजूद हो। ये चंद बुनियादी चीजें हैं जिसकी हर जगह आपको जरूरत पड़ सकती है, वो चाहे आप प्लेन एरिया में हो या नॉर्दर्न एरियाज में हो। तो गाड़ी आपकी हर लिहाज से ओके हो, टूल्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। ठीक है। उसमें फिर अगर कोई छोटा मोटा मसला हो तो फिर आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं ऑन स्पॉट। तो अच्छा ये शाह बहुत साहब, जरूरी एक, है कि आप एक, अपनी एक गाड़ी और चीज़ भी है कि आपके जो रेगुलर सफ़र करने वाले लोग हैं मोटरवे के ऊपर, उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ पर आपने कैमरास नस्ब किए हुए हैं। क्या आप पॉइंट्स तब्दील करते रहते हैं? क्योंकि वो लोग जो रेगुलर सफ़र करने वाले हैं वो उस चीज़ का बड़ा फ़ायदा भी उठाते हैं कि उन्हें पता होता है कि इस जगह पर कैमरे हैं, वहाँ पर उन्होंने स्पीड स्लो कर ली, आगे जाकर फिर स्पीड बढ़ा दी। तो क्या आप तब्दील करते रहते हैं? जी बिल्कुल, हमारे कैमरे मुस्तकिल एक जगह पर नहीं होते। हम उनकी जो लोकेशन है वो हम रेंडमली चेंज करते रहते हैं, इसी वजह से, ताकि किसी को उसकी एग्जैक्ट या परमानेंट लोकेशन का वो जहन में रखते हुए ओवर स्पीडिंग ना करें, तो हम उसको चेंज करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, सही। बहुत शुक्रिया। शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाह असद साहब जी ऑपरेशंस और इन तमाम एहतियातों को बरते ताकि हादसा से बचा जा सके। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। नज़ीम, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे सुबह खैर। और इस सेगमेंट में भी बहुत ही अहम टॉपिक है जिसके ऊपर बड़ी तनकीद भी होती है, बड़े डिबेट्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, और मामला है कम उम्र में ख़ासतौर पे बच्चियों की शादी का मामला। पाकिस्तान में गुर्बत है, तालीम की एक कमी है जो कि इसकी एक बड़ी वजह है, और बहुत ज़्यादा ख़ानदानों का प्रेशर होता है, रस्म व रिवाज का होता है। तो जो बच्चे हैं, ख़ासतौर पे बच्चियाँ, वो सफ़र करती हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। और इसके नुकसानात क्या क्या हैं ये हम जानेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगी शबाना मुफ्ती साहिबा, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं, बायो आइडेंटिकल हार्मोनल स्पेशलिस्ट भी हैं। तो वेलकम टू शो कहेंगे शबाना मुफ्ती साहिबा। आपको क्या कहती है मेडिकली एक कम उम्री की शादी के नुकसानात क्या हैं? सबसे पहले तो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू जॉइन यू। जी, बहुत से नुकसानात हो सकते हैं, शादी बहुत लेट की जाए या बहुत जल्दी की जाए। जब भी आप तवाज़ुन खराब करते हैं तो उसके नुकसानात होते हैं। तो पहले हम बायोलॉजिकली बात कर लेते हैं। एक तो होता है ना कि सोशल प्रेशर होता है या वो आपके सोशल इश्यूज होते हैं, वो एक डिफरेंट बात है। बायोलॉजिकली एज ए डॉक्टर मैं आपको बताऊंगी कि एक लड़की, एक बच्ची के जब पीरियड स्टार्ट होते हैं और उसकी सनी बलूगत जिसे कहते हैं, प्यूबर्टी की जो स्टेजेस होती हैं, जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद फिर अभी उसकी ग्रोथ हो रही होती है। उसकी जो ग्रोथ हो रही होती है वो 4-5 साल तक चलती है। कुछ लड़कियों की 16 साल में खत्म होती है, कुछ 17 साल में खत्म होती है। इसके साथ साथ जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो बायोलॉजी है उसकी, अभी वो पूरी स्टेजेस कंप्लीट नहीं हुई होती। अगर आप ऐसे में उसको एक्सपोज कर देंगे सेक्सुअल एक्टिविटी को, तो उसके अंदर एक बच्चेदानी होता है और उसका जो माउथ होता है वो सर्विक्स कहलाता है, और उसके अंदर एक जोन होता है। वो जो जोन होता है वो मैच्योर नहीं हुआ होता। अगर उसको कोई भी केमिकल टॉक्सिसिटी, कोई सीमन, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से कोई ट्रॉमा पहुंचेगा तो सर्विकल कैंसर का रेट इंक्रीज हो जाता है। तो अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेटा, लिटरेचर दिखाता है कि इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ सर्विकल कैंसर। सर्विक्स क्या होता है? बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको सर्विक्स कहते हैं, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो अर्ली एक्सपोजर टू सेक्सुअल एक्टिविटी इंक्रीजेस द सर्विकल कैंसर। उसके साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसके साथ जो आपकी जो मेंटल वेलबींग होती है वो अलग से। मैं यही जानना चाह रहा था शबाना साहबा, जो आपने फिजिकल नुकसानात बताए हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में लगभग 21% ऐसी बच्चियां हैं जिनकी 18 साल की उम्र से पहले ही शादी हो जाती है। तो मेंटली उन्हें किस ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं मेंटली इसके? जी,
एक मैंने आपको फिजिकल बताया, जी। जब फिजिकल ट्रॉमा इतना हो गया तो इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मेंटल वेलबींग। आपकी जो एजुकेशन है वो तो गई ना भाड़ में, वो तो पहले ही आप जो है एक बच्ची को इतना बोझ डाल देंगे फैमिली का, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो बच्ची जाके अपने एजुकेशन को पूरा करेगी। अब तो वो जब ऐसा होगा तो हो सकता है बहुत यंग एज में मैटरनल यानी कि उसको माँ की वो चीजें संभालनी पड़ जाएं जो कि अभी उसके खेलने के दिन थे। अब जब टीन एज प्रेगनेंसी इसे कहते हैं, और टीन एज में अगर 19 साल से पहले जब टीन एज प्रेगनेंसी हमारे पास आती है तो हम उसको लेबल कर देते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अपने खतरे होते हैं, उसके अंदर अगर बच्चा पहले पैदा हो जाता है तो पोस्ट हैमरेज जो खून जो होता है उसके नुकसान, जो माँ की डेफिशिएंसी होती है, अभी उसकी अपनी ग्रोथ नहीं होती, उसके अंदर इतनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, बच्चा जो होता है ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड टाइम से पहले पैदा हो सकता है, कमजोर पैदा हो सकता है, उसके साथ माँ की डायबिटीज ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो सकते हैं, तो उसकी प्रेगनेंसी भी खतरे वाली होती है। तो शबाना साहबा, फिर सही उम्र क्या है, कब शादी की जाए बच्चों की? क्योंकि ये तो नुकसानात जो आप बता रही हैं मेडिकली बहुत ज़्यादा हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, बच्चियां अपनी जान भी गंवा सकती हैं और जिस बच्चे को जन्म देती हैं वो भी खुदा ना खास्ता किसी ना किसी इलनेस के साथ पैदा हो सकता है। तो फिर सही उम्र क्या है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर सोशल इश्यूज भी आ जाते हैं। अगर मेडिकली मैं कहूँ तो और जो बच्ची है वो 17 साल 18 साल तक आप ये कह सकते हैं कि एक लड़की की कंप्लीट प्यूबर्टी हो गई है। डिपेंड करता है कि उसकी कब स्टार्ट हुई थी, जो उसकी जो प्यूबर्टी की स्टेजेस थी कब स्टार्ट हुई हैं। तब जब अगर वो खत्म हो गई हैं और वो कंप्लीट एक खातून एक सही सेहतमंद है, तब 18-19 साल के बाद जो है वो लड़कियां यूजुअली जो होती हैं रेडी, अगर वो सोशली रेडी हैं या फिजिकली रेडी हैं या बायोलॉजिकली रेडी हैं। अच्छा, ये तो हो गई उसके बाद शादी जो होता है करने की माँ बाप उम्र है। शबाना साहबा, आपने बताया कि ज़्यादा देर से शादी करने के भी नुकसानात हैं, वो क्या क्या नुकसानात हैं? और चाहे वो नेक्स्ट जनरेशन के हों या उसके अपने हों, वो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? जी, अगर बहुत अर्ली की जाएगी तो जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि उसकी एजुकेशन भी रह जाएगी, सोशल उसका प्रेशर होगा, तो उसको तो अपनी ज़ात ही खराब होगी, तो उसने आगे निभानी क्या है, डिवोर्स रेट भी ज़्यादा हो सकता है। फ़ायदे भी हो सकते हैं कि लोग कहते हैं जी हमारे घर में आके हमारी जैसी बन जाएगी। मेरे पास जो ऑफ़िस में ख़वातीन आती हैं बहुत करियर ओरिएंटेड होती हैं, वो बहुत वेट करती हैं, बाय चॉइस जब वो वेट कर रही होती हैं तो मैं ख़वातीन को कहती हूँ कि बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी समझ लें। क्योंकि जो ख़वातीन होती हैं उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, आदमियों को ऐसे चैलेंजेस नहीं होते क्योंकि बायोलॉजी अल्लाह ने एक तरह से पैदा की है। जो ख़वातीन होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ उनका 100 टू 300, आप ये कह सकते हैं 1 टू 2 मिलियन एट द टाइम ऑफ बर्थ उनका ज़ख़ीरा होता है अंडों का, जो कि पुबर्टी में 300 तक रह जाता है और 30s में जाके वो सिर्फ 28,000 या 30,000 तक रह जाता है, और जब पेरीमेनोपॉज़ तो मेनोपॉज़ शबाना होता है साहिबा, 40 से फिर ऊपर आपने मर्दों की उनका बात की कि बायोलॉजिकली उनको कोई इश्यूज नहीं होते हैं, तो मर्दों की ठीक उम्र क्या होती है? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर लड़की छोटी उम्र की है तो लड़का भी छोटी उम्र का होता है, दोनों की शादियां उसी अर्ली एज में हो रही होती हैं। क्या लड़कों को भी कोई उनके हवाले से भी, क्योंकि आप लाइफ कोच भी हैं, तो क्या कहती हैं कि उनकी ठीक उम्र क्या है, कब तक उनकी शादी कर देनी चाहिए? लड़के जो होते हैं वो मेंटली इतने मैच्योर नहीं होते। अगर एक लड़का ज़िम्मेदार है, बाशऊर है और अगर उसकी उम्र बहुत बड़ी भी है, तो वो बच्चा फिर भी पैदा कर सकता है। मैं आपको ये बायोलॉजिकल क्लॉक औरत की इसलिए बता रही थी कि वो एक अंडों के साथ पैदा होती है और आहिस्ता-आहिस्ता हर बढ़ती उम्र के साथ उसके अंडों का ज़ख़ीरा कम हो रहा होता है। अब कहने को तो 40 साल की औरत भी एक बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन हम अनकॉमन बातें नहीं कर रहे हैं, हम ज़्यादा कॉमन साइंटिफिक बातें कर रहे हैं कि उसकी बायोलॉजी कैसे इफ़ेक्ट होगी। आदमी 60 साल का भी होगा, 80 साल का भी होगा, तो उसका जो सीमन होता है वो पैदा होता रहता है, जिसकी वजह से वो एक बच्चे की सलाहियत पैदा करने की खोता नहीं है। औरत मेनोपॉज़ में जाके अंडों का ज़ख़ीरा कम है, तो जल्दी उसकी बच्चा पैदा करने की सलाहियत अफ़ेक्ट होती है। सोशली अगर आप ये कहें कि लड़के को कब शादी, तो लड़का तो जब एक औरत की ज़िम्मेदारी सँभाल सकता है, वो अपने ख़ानदान की ज़िम्मेदारी, एक मुंसिफ़ है, अपने इतना मैच्योर है, बाशऊर है कि वो एक आने वाले बच्चे को सँभाल सकता है, अपनी बीवी को सँभाल सकता है, वो एक सोशल प्रेशर, एक सोशल इश्यू है। वो एक फैमिली की जिम्मेदारी अगर उठा सकता है तो उसको उसकी ठीक एज है, वो शादी कर सकता है। अगर शबाना साहबा, आप क्योंकि लाइफ कोच भी हैं तो हम उसका भी थोड़ा सा फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि डाइवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी वजूहात भी बहुत ज़्यादा ये होता है कि अर्ली एज में शादी हो जाना, वो रिश्तों को समझ ही नहीं पाते हैं, उनके अंदर अभी वो मेच्योरिटी लेवल नहीं आया होता कि वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, रिश्तों को निभा सकें, और फिर बच्चे सफ़र करते हैं। बिल्कुल, बिलाखिर क्या होता है कि उनकी तलाक़ें हो जाती हैं, बच्चे तो सफ़र करते ही हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? डिवोर्स रेट खाली जल्दी शादी करने की, जल्दी तो एक होता है ना टीनेज बच्चों को उठा के आपस में रिश्ते में आपने कर दी कि इनकी आपस में शादी कर दी।
एक जल्दी शादी करना डिवोर्स रेट का खाली मकसद नहीं है, एक लेट एज में भी आजकल ग्रेट डिवोर्सेस हो रही हैं, लोग बच्चे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, औरतें कहती हैं कि अब जो है हमने ये ज्यादा अब्यूसिव हस्बैंड या ये अपने इन-लॉज या हम फाइनेंशियली जो है स्टेबल है, अब हमने इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। तो दोनों तरफ डिवोर्सेस हो रही हैं, खाली जल्दी शादी करना जो है रीजन नहीं है डिवोर्स की। मसला सिर्फ ये होता है कि जब आपकी फाउंडेशन और वैल्यूज खराब होती हैं, जब आपकी दो लोग आपस में शादी में आते हैं और एक दूसरे की जात को नहीं समझते और सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, बाशऊर नहीं होते, जिम्मेदार नहीं होते, छोटी उम्र में ये मसले जरूर हो सकते हैं कि आप अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, आप किसी और के ऊपर आपका वो बोझ था, जिम्मेदारी थी, आपके माँ बाप आपके पीछे से फैसले कर रहे थे, आप इतने समझदार ही नहीं है। निकम्मा बंदा हो, निकम्मी औरत हो, चाहे वो छोटी उम्र की हो, चाहे वो बड़े उम्र के हो, डिवोर्स उसकी वजह से होना शुरू हो जाती है और उसमें कोई भी एज जो होती है वो फिर आपके लिए सही नहीं है। अगर आप टू बिगिन विद आप इतने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, अपने रिलेशनशिप्स को आके लेके नहीं चलते, तो उसके अंदर सिर्फ ये कह देना कि मैं 20 साल का हूँ, मैं 21 साल का हूँ, तो वो एक और चीज ये भी है शमाना साहबा कि सही एज क्या है, लड़का और लड़की की क्या एक ही एज होनी चाहिए शादी के लिए या लड़के को बड़ा होना चाहिए? क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि वो जो आप मेंटल मैच्योरिटी की बात कर रही हैं, 20-20 साल का फ़र्क भी कर दिया जाता है इस वजह से कि जी स्टेबल है या ये मैच्योर है या फिर कोई और फैमिली की मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा गैप अगर होना, क्या ये भी नुकसानदेह नहीं होगा दोनों रिलेशंस में? सोशल इशू हो जाएगा क्योंकि एक बच्ची आजकल तो 5-5 10 साल का जो फर्क है वो सोशल मीडिया की वजह से आ गया है। बच्चे आजकल ओके को सोशल मीडिया में के लिखते हैं, तो अगर आपकी लैंग्वेज बदल गई है, आपका जमाने को देखने का स्टाइल बदल गया, आपकी अंडरस्टैंडिंग बदल गई, आपकी कंपैटिबिलिटी के अंदर फर्क आ जाएगा। जो 90s की दहाई में पैदा हुआ था वो पुरानी एक्ट्रेसेस को जानता है, उसके शौक डिफरेंट हो जाते हैं। जो एक नई बच्ची आ रही है उसके नजदीक छोटे कपड़े पहनना, सोशल मीडिया पे सेल्फीज लेना, ये सारा नॉर्मल है। यहाँ पे आपकी वैल्यूज का फर्क आ जाएगा, तो अगर 10 साल का फर्क से ज्यादा होगा तो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकेगी। जो मेरे लिए चीज आप नॉर्मल है वो उस 10 साल से बड़े की जो बंदा होगा मैच्योर हो सकता है, लेकिन शायद वो इतना स्ट्रांग हो अपनी क्वालिटीज के अंदर और अपनी जात के अंदर कि वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी शो ना करे। वो कहे कि टेक इट और लीव इट, मेरी तरह से तुम जिंदगी गुजारो। और जो नई बच्ची आ रही है वो हो सकता है वो कहे कि आजकल का जमाना जो है इतना फास्ट है, उसका एक्सपोजर इतना ज्यादा है, वो अपने करियर के पीछे, वो अभी बच्चे नहीं पैदा करना चाहती। जो बड़ी उम्र का है वो सेटल होना चाहता है, बच्चे पैदा करना चाहता है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। लड़की अभी चाह रही है कि मैं पढ़ाई तक कंप्लीट कर लूं, मैं अपनी जिंदगी देखना चाहती हूँ, मैं ट्रैवल कर। वहां पे डिफरेंसेस ऑफ सोच आ जाता है, वहां पे डिफरेंसेस ऑफ कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स लाइफ, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया शिवाना मुफ्ती साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। और जिस तरह से वो कह रही थी कि एज जो है वो भी नहीं होना चाहिए कि आप एक बंदा 20 साल बड़ा है आपसे और बच्ची आप अपनी उठाकर 17-18 साल की उससे शादी करें, और फिर बच्चियों की कम बैलेंस होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और उम्र में भी शादी ना करें, वो भी सही वक्त पे करें, ना बहुत जल्दी करनी चाहिए ना बहुत देर कर देनी चाहिए, जिससे दोनों सूरतों में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो अच्छे फैसले कीजिए, अच्छे रिश्ते जैसे ही आए तो उसको मेरे ख्याल में कर देना बेहतर है। और हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अमेरिका की एक खातून है, ख्वाब में उन्होंने एक नंबर देखा और फिर लाखों रुपए की लॉटरी जितवा दी। मैंने कभी लॉटरी खरीदी नहीं है, वरना मैं ख्वाब में भी लॉटरी के नंबर देखती और शायद वो सही भी साबित हो जाते। लोग हैं जिनको इस तरह के ख्वाब भी आ जाते हैं। जी, मैरीलैंड की रिहायशी है जुनेद, मैरीलैंड की ये रिहायशी अमरीकी खातून है जिन्होंने हाल ही में एक लकी ड्रॉ में उन्होंने अपना एक नंबर खरीदा था। 42 लाख भारतीय रुपए की ये लॉटरी थी। जब उन्होंने रात को कहीं सोई हैं, उन्होंने वो नंबर देख लिया ख्वाब के अंदर और फिर सुबह उठी तो वही नंबर उन्होंने खरीद लिया और उनकी लॉटरी लग गई है। तो ये अब शैतानी ख्वाब होगा या किसी फरिश्ते ने इनको कोई साइन दिया होगा? ये भी तो उस ख्वाब के अंदर देखने वाली चीज़ है ना कि ऐसा ही ख्वाब और ऐसा ही नंबर आखिर कैसे आ गया उनके जहन में। बहरहाल ये ज़बरदस्त एक अचीवमेंट है जो कि उन्होंने ख्वाब के ज़रिए हासिल किया और इस नंबर ने ख्वाब में देखते ही उन्हें ख्वाब पर यकीन करते हुए उन्होंने एक टिकट खरीदा। अच्छा, ये टिकट बाद में खरीदा उन्होंने? हाँ, उन्होंने पहले नंबर देखा था, पहले देखा है, टिकट बाद में खरीदा और छुट्टियों के मौसम में टिकट खरीदने के बाद उन्होंने एक पार्टी में शिरकत की और उस रात के बाद जब उन्होंने अपना टिकट चेक किया तो वो जानकर हैरान रह गई कि उनकी लॉटरी लग चुकी है। उनका जैकपॉट जो है वो ख्वाब की सूरत में निकल आया है। तो आप भी इस तरह के ख्वाब देखा करें जो पॉजिटिव हो और आपके लिए अच्छे साबित हो। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद वापसी में बात होगी स्पोर्ट्स पर। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां कितनी हो चुकी हैं, कितनी होनी बाकी हैं, एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, और पाकिस्तान क्रिकेट के हीरो की बात कर लेते हैं। कामरान अकमल आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। तो जनाब कामरान अकमल पाकिस्तान के मारूफ तजुर्बाकार विकेट कीपर, बैट्समैन जो अपनी क्रिकेट की दुनिया में एक अहम मकाम रखते हैं। वो 13 जनवरी 1982 को लाहौर में पैदा हुए। तो हमारी तरफ से उन्हें ढेरों मुबारकबाद हो सालगिरह की। करियर का आगाज़ उन्होंने किया था 2002 में और जल्द ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर के तौर पर अपनी जगह उन्होंने मजबूत की। तो ढेरों मुबारकबाद, इस तरह की बहारें ज़िंदगी में देखते रहिए और अपने फैंस को इसी तरह से महसूस करते रहिए। उनके साथ ये सेलिब्रेशंस जारी रहें आपकी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी की। नाज़रीन 8 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेंगी और ग्रुप ए का ग्रुप बी का दोनों का जो अनाउंसमेंट है वो भी हो चुकी है। तो चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान हमारे लेते हैं। अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अशरफ साहब। तो चौधरी अशरफ साहब की जानिब चलते हैं। चौधरी अशरफ साहब आप ही बताइएगा, हमें स्क्वाड जो है उसका ऐलान किया गया, तो पोल ए में कौन कौन है, पोल बी में कौन, कैसे मुकाबले होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले 19 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और सबसे पहला जो मुकाबला है वो कराची के नेशनल स्टेडियम में 19 फरवरी को खेला जाएगा। और जबकि ये जो 8 टीमें हैं इनका इंतखाब कैसे हुआ ये भी आप लोगों को बताना है कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है उसमें जो टॉप 8 टीमें थी वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई उन्होंने किया था बराह रास्त। इसमें जो वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका की टीमें वो इस मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है। और जो 8 टीमें हैं वो कौन कौन सी हैं उसके मतलब हम आपको बताएंगे। पूल ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें शामिल हैं। इसी तरह जो पूल बी है उसमें भी बड़ी टीमें शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन, काफ़ी मरतबा उसने वर्ल्ड कप के टाइटल जीत रखे। उसके साथ साथ इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और वहाँ पर अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं। ये 8 टीमें जो हैं 2 पूल्स में चैंपियंस ट्रॉफी में एक्शन में दिखाई देंगी। पूल ए के जो स्क्वाड का भी ऐलान किया गया है, इसी तरह पूल बी के भी जो टीमें हैं उनके स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। अगर मैं चार्ट के जरिए दिखाऊं तो ये वो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का ऐलान किया गया। इसमें इमामुल हक की वापसी हुई है और फ़खर जो पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर बैट्समैन है मोहम्मद रिजवान, वो पाकिस्तान टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। लेकिन पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम अनाउंस की है, जो 22 खिलाड़ियों के नामों का दिए हैं आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसमें साइम अयूब जो के जनूबी अफ्रीका के जो सीरीज थी टेस्ट सीरीज उसमें जख्मी हो गए थे, इंजरी का शिकार हुए थे, उनका नाम भी मुमकिन खिलाड़ियों में रखा है। अगर वो ऑप्शन पे है चॉइस साहब, अगर वो ठीक हो गए, रिकवर हो गए तो उन्हें शामिल कर लिया जाएगा। अच्छा, स्क्वाड का ऐलान तो हो चुका, बाकी स्क्वाड्स भी आपने देख लिए। हमारी टीम में कितनी जान है, कितना बैलेंस ये स्क्वाड है, क्या तवक्कुआत है इससे? जी मैं अगर अब बताऊं तो पाकिस्तान का एक बैलेंस स्क्वाड अनाउंस किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 1 साल में जो वनडे सीरीज़ खेली हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, जनूबी अफ्रीका का किया, इसी तरह जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हमने सीरीज़ जीती। तो उसकी वजह से जो पाकिस्तान का स्क्वाड है बड़ा ही बैलेंस है। इसमें बैटिंग के शोबे में भी देखें तो पाकिस्तान के पास बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हैं। इमामुल हक की पाकिस्तान टीम में वापसी हुई है, इसी तरह फ़खर जमान की पाकिस्तान टीम में वापसी हुई है। अगर ये हतमी स्क्वाड 12 फरवरी को जब पाकिस्तान ने 15 रुकनी स्क्वाड इसमें से फाइनल करना है, उस वक्त इन खिलाड़ियों में से देखना होगा जो मुकम्मल फिट है वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं। वो कौन कौन से हैं चौधरी साहब ये भी बताएगा, क्योंकि इसमें भारत भी शामिल है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है। तो भारत की जो स्क्वाड है वो अगर हम देखें तो वो कितना, आप देख रहे हैं बैलेंस स्क्वाड और कितना टफ टाइम दे सकता है? जी अगर भारत की देखें तो भारत भी 5 फास्ट बॉलर्स के साथ इस मैदान में उतर रहा है और भारत की भी इस वक्त जो नजरें होंगी रोहित शर्मा पर होंगी, विराट कोहली पर होंगी, KL राहुल, ये जो है ऋषभ पंत हैं, ये जो मेन खिलाड़ी हैं भारत के जो चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन भारत के लिए एक जो बैड लक है कि उनका जो सबसे बड़े बेहतरीन बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, वो इंजरी मसाइल का शिकार हैं, उनकी कमर में के मसाइल हैं और उनका नाम तो उन्होंने मुमकिन स्क्वाड में रखा है, लेकिन ये फैसला उस वक्त होगा जब 12 फरवरी को उन्होंने फतमी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करना है। लेकिन उसके साथ साथ उनके पास दीगर मोहम्मद सिराज, शामी, कुलदीप यादव, ये भी एक बेहतरीन स्क्वाड बॉलिंग में मौजूद है। की बात करें, पोल बी भी आपसे जानते हैं और जो असल टाकरा होगा वो पाकिस्तान और भारत का होगा। जसप्रीत बुमराह के ना होने का फ़ायदा यकीनी तौर पे हमें उठाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है बॉलिंग, लेकिन बैटिंग में भी आपको पिछली गलतियों को से कुछ सीखते हुए
बेहतर परफॉर्म करना होगा। दिफाई चैंपियन भी हम हैं, होस्ट भी हम हैं, तवक्कुआत भी हमसे ज़्यादा हैं और यकीनी तौर पे शायकीन क्रिकेट भी चाहते हैं कि एक बार फिर से ये ट्रॉफी। और जुनैद, इस बार तो ये कहा भी जा रहा है कि बैलेंस स्क्वाड है और अगर इसी स्क्वाड के साथ हम मैदान में उतरते हैं तो हम अच्छी बड़ी लेन-देन हो चुकी है, तो अब तवक्को ये करते हैं कि हम एक बार फिर से अच्छी परफॉर्मेंस भी होगी। तो हम क्यों ना जो पोल बी है उसकी भी बात करते हैं। पोल बी चॉइस जी इशाल, सबसे पहले तो मैं पूल बी के हवाले से बताऊं कि इसमें जो टीमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों को ये भी बात बतानी है क्योंकि अफगानिस्तान में वीमेन क्रिकेट नहीं होती, जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमों के जो उनके ममालिक के सियासतदान हैं उन्होंने मुतालबा किया है अपने क्रिकेट बोर्ड से कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ इस जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें खेलने से उसका बाइकाट करें। लेकिन ये बाइकाट हल नहीं होगा, यहाँ पर टीमों को वह मुकाबले खेलना होंगे। आप बाइकाट का ये भी काम कर सकते हैं, आप ब्लैक रिबन बांधकर उस मैचेस में खेल सकते हैं, ये भी आपका एहतजाज रिकॉर्ड होगा। जनूबी अफ्रीका के जो स्क्वाड है उसमें अगर देखें तो बबूमा जो हैं वो टीम की क़यादत कर रहे हैं और जनूबी अफ्रीका ने अभी पाकिस्तान के खिलाफ जो 3 वनडे मैचेस की सीरीज थी वो 3-0 से हारी है, लेकिन वो पुरुम्मीद हैं कि इस मरतबा वो कुछ चैंपियंस ट्रॉफी में नया करने जा रहे हैं। इसी तरह इंग्लैंड की अगर स्क्वाड देखा जाए तो इंग्लैंड ने एक बेहतरीन स्क्वाड अनाउंस किया है, लेकिन इस मरतबा उनके जो एक साबिक कप्तान है वो टीम में शामिल नहीं है और उसकी मेन वजह है कि वो इंजरी मसाइल का शिकार है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया पैट कुमिंस की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड जो है मैदान में उतरेगा। 15 रुकनी स्क्वाड उन्होंने अनाउंस कर दिया है और बेहतरीन खिलाड़ी उन्होंने इंतखाब इसलिए किया है, बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ उन्होंने जो मिडल ऑर्डर है उसको भी मजबूत करने की कोशिश की है। अगर बात करूं चॉइस साहब कि ये तमाम टीमें बड़ी बैलेंस स्क्वाड के साथ उतर रही हैं, तो किस तरह की परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं और लास्ट टीम के बारे में भी बता दीजिएगा। देखिए जी, लास्ट टीम अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान इस मरतबा जो हशमतुल्लाह शाहिदी है उनकी क़यादत में उनका स्क्वाड जो मैदान में उतरेगा। लेकिन जो ओवरऑल देखा जाए तो अफगानिस्तान टीम में कोई बहुत बड़ा नया नाम शामिल नहीं किया गया, लेकिन जितने भी खिलाड़ी हैं वो काफ़ी अरसे से अफगानिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। स्क्वाड तो तमाम लोगों ने जो इब्तदाई स्क्वाड दिए हैं बेहतरीन स्क्वाड फाइनल करने की कोशिश की है, लेकिन पता चलेगा 12 फरवरी तक इन स्क्वाड में से कौन कौन खिलाड़ी फिट रहता है और अपनी टीम की नुमाइंदगी करता है। तवक्कुआत क्या है, सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीम आता देख रहे हैं और फिर फाइनल में आपकी तवक्कुआत क्या है? ख्वाहिश तो हमारी है कि पाकिस्तान ही हो उसमें। देखें जी, ये जो वर्ल्ड जो चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है ये एशियाई विकेटों पर खेली जानी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जनूबी अफ्रीका को भी मुश्किलात और इंग्लैंड की टीम को भी और न्यूजीलैंड की टीम को। ये यहाँ पर पाकिस्तान से सीरीज़ हार कर गई हैं, तो ऐसे में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ये जो सरफेस है, ये जो मैदान है, ये मेरा ख्याल है बहुत बेहतरीन होंगे कि वो यहाँ पर इनके खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्म करके आगे हैं। 4 टीमें कौन सी होंगी सेमीफाइनल में, क्योंकि पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को खेला जाएगा और दूसरा सेमीफाइनल जो दुबई में खेला जाएगा वो 5 मार्च को खेला जाएगा। इसी एक सेमीफाइनल लाहौर मेज़बानी करेगा, एक की सेमीफाइनल की मेज़बानी जो है वो यूएई करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए 2 वेन्यूज रखेंगे। बैठ जाएं तो हम आपके साथ बैठ के डिस्कशन कर ले, क्योंकि हम इस तरह से आपको इजीली देख भी नहीं पा रहे हैं। अब वेस्ट इंडीज के साथ भी हमारा मुकाबला चल रहा है 17 से 21 जनवरी तक और हमारे नाज़रीन को पता है कि उसके अंदर स्क्वाड में 7 तब्दीलियां लगभग की गई हैं। चौधरी साहब, उन तब्दीलियों को कैसे देखते हैं, कितनी सूदमंद साबित हो सकती है हमारी टीम के लिए? देखिए जी, ये जो तब्दीलियां की गई हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो हमारी सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है, तो इसमें हम नए खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं और जो वो खिलाड़ी आएंगे जो, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ है, आगे हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, तो हमने उन अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट इसलिए दिया है ताकि वो कहीं इस सीरीज़ में वो इंजर्ड ना हो और ताकि थकावट का शिकार ना हो जाए, स्क्वाड के साथ वहाँ पर मैदान में उतरे। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ माजी में भी हमने कभी भी अपने होम सीरीज़ पर जब खेली है तो बेहतरीन क्रिकेट खेली और जीत हमारा मुकद्दर बनी। अच्छा चॉइस साहब, अगर भारत और पाकिस्तान जो है वो आ जाते हैं सेमीफाइनल में या फाइनल में, तो मैचेस तब भी दुबई में ही होंगे या फिर कोई उम्मीद है कि फाइनल तो क्योंकि पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मेज़बान भी है, दिफाई चैंपियन है, तो पाकिस्तान के अंदर मैच होना चाहिए फाइनल? जी, अगर भारत नहीं आता तो फिर तो
पाकिस्तान के जो कदाफी स्टेडियम लाहौर है ये फाइनल की मेज़बानी करेगा। अगर भारत फाइनल तक क्वालिफाई कर जाता है तो फिर क्योंकि ये मामला पहले से तय हो चुके हैं आईसीसी के साथ, तो क्योंकि एक फाइनल मुतबादल के लिए दुबई का यूएई स्टेडियम रखा गया है, तो वहाँ पर फिर फाइनल खेला जाएगा। अगर भारत नहीं आता तो आपको एक और चीज़ बताऊं कि दूसरा सेमीफाइनल जो 5 मार्च को खेला जाना, उसके बाद 9 मार्च तक ये गैप है, ताकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं या टीमें हैं वो उनको आसानी के साथ ट्रैवल करके लाहौर लाया जा सके। या फिर उन्हें दुबई जाना है तो बीच में गैप इसलिए रखा गया है ताकि वो अगर फाइनल यहाँ पर हो। लेकिन आप लोगों को इसके साथ साथ बताना है कि कदाफी स्टेडियम लाहौर जो है उसको जदीद स्टेडियम बनाया जा रहा है, और आप लोगों को माजी में होता था इसमें लाइट्स वर्क के लिए भी जो पोल्स बनाए गए हैं नए, वहां से वहां पर लाइटिंग वर्क की जाएगी। बहुत जबरदस्त इंतजाम भरपूर हैं। उम्मीद करते हैं कि पाए तकमील तक पहुंचेंगे। एक जबरदस्त इवेंट शायकीन क्रिकेट को देखने को मिलेगा। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ बात हो जाए क्रिकेट प्लेयर्स की, विराट कोहली की परफॉर्मेंस काफी लड़खड़ा रही है, तो एक मजहबी गुरु के पास पहुंचे हैं। परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए वो एक अपने मजहबी गुरु के पास पहुंचे हैं और दुआ करवा रहे हैं वो। और हमेशा से वैसे देखा जाता है ये कपल बहुत ही मजहबी है। ये इंडियन जो रसूमात होती हैं या त्यौहार होते हैं उनके अंदर बड़े पेश नजर आते हैं, तो इस वक्त देखा जा रहा है उन्हें कि वो एक पंडित हैं। तो ये बाबा जी का, गुरु जी का जो आशीर्वाद है, क्या ये फायदेमंद साबित होगा और चैंपियंस ट्रॉफी में क्या विराट कोहली की फॉर्म बेहतर हो पाएगी, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि अपने दोनों बच्चों के हमरा विराट कोहली भी और अनुष्का शर्मा भी पहुंचे हैं इन मजहबी गुरु के पास। तो गुरु यहाँ पे भी बहुत हैं, वहाँ पे भी कमी नहीं है। बिल्कुल जी, यहाँ पर भी गुरुओं की कमी नहीं है, यहाँ पे बंगाली बाबा भी बहुत हैं। बिल्कुल। और जब आपकी फॉर्म बेहतर नहीं है, आप खेलने में मुश्किलात आपको पेश आ रही हैं, तो देखिए वो अपने रूहानी पंडितों के पास पहुंच गए हैं। बहरहाल अब देखेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन हम एक ब्रेक यहाँ पर लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे उस बाप बेटे की कहानी जिन्होंने एक साथ ही अपनी डिग्री मुकम्मल की है। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। तो बगैर वक्त जाया किए दाऊद जी हमारे साथ मौजूद है, रूहानी स्कॉलर। जानते हैं बड़े कार्ड्स फैलाए हुए हैं दाऊद भाई, आपने तो आज तो कैसा हफ्ता गुजरने जा रहा है हमारे? सितारे ज्यादा गर्दिश में है इस हफ्ते? देखिए नहीं, सितारे तो नहीं, मगर 12 ज़ोडिक साइन हैं, उनकी एनर्जी मैं बताऊंगा आपको। और उसमें बिजनेस, मैरिज, हेल्थ और ट्रैवल की भी बात करूंगा। सबसे पहले बात वक्त की कमी है क्योंकि आपके सामने बिल्कुल आप स्टार, हमारा काफी वक्त ले लिया। आप स्टार्स बोलते जाएं। एरीज बुर्ज हमल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहले स्टार से शुरू हो जाएं उसको। एरीज बुर्ज हमल आने वाला वीक कैसा रहेगा? तो एरीज वालों की इस वीक में बड़ी जबरदस्त एनर्जी है। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा, ओवरऑल बता दीजिए एक एक स्टार के लिए। असल में हमारा काफ़ी वक्त निकल गया, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से आपको ज़हमत दें। ठीक है। और फर्दन जाने एक ओवरऑल व्यू दे दें, मशवरा क्या है इस हफ्ते को लेकर पाकिस्तानियों के? मेरे पास टाइम कितना है? हमारे पास 40 सेकंड्स हैं। 40 सेकंड। एरीज बुर्ज, आपके पास 20 सेकंड है। एरीज बुर्ज हमल वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी, कामयाबी मिलेगी, हालात में बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली होगी। आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त वीक है। टॉरस वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? कार्ड एक ही निकालेंगे तो टॉरस वाले अपने हासदीन से बच के रहें, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से इनको धोखा दिया जा सकता है। बुर्ज जोधा वालों का ये वीक कैसा रहेगा? तो कार्ड ऑफ द डे की बात करूं तो बुर्ज जोधा वाले बड़े ज़बरदस्त एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े फैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट जनाब, कैंसर वालों का ये वीक कैसा रहेगा? तो कार्ड ऑफ द वीक की बात करूं तो कुछ नई इब्तदा, नई चेंजिंग और हालात में बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी, कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं जी लियो वालों का ये वीक, कार्ड ऑफ द वीक कैसा रहेगा? तो लियो वाले कुछ बड़ी मुश्किल से निकलने की कोशिश करेंगे, एक बड़ा मसला पेश आ सकता है, नेगेटिविटी रहेगी, लेकिन आयतल कुर्सी पड़े। दाऊद भाई, हम बाकी स्टार्स जो है वो आपसे कल पूछ लेते हैं या नेक्स्ट किसी भी डे में, क्योंकि टाइम हमारा इतना शॉर्ट है कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, वरना हम लोग इन सितारों के बारे में हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा आपसे भी और ऑडियंस से भी, क्योंकि न्यूज़ के बगैर काम चल नहीं सकता। तो बहुत शुक्रिया दाऊद जी हमारे साथ मौजूद थे और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।